मिडल ईस्ट में कहीं कोई मिसाइल गिरती है और अगले ही दिन हमारी और आपकी रसोई में रखा गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता है। हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और बेतुकी सी लग सकती है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहा युद्ध सिर्फ टीवी न्यूज़ की एक सनसनीखेज खबर है जिसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से शायद कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आज की हमारी इस खास चर्चा का जो मिशन है ना, वो इसी भ्रम को तोड़ना है। सही कहा। और इसीलिए आज हम सुरेश सेठ के लिखे गए एक बहुत ही दिलचस्प लेख युद्ध के बीच मुश्किल होती जिंदगी पर एक गहन चर्चा कर रहे हैं। हम उन स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं जो ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच चल रहे युद्ध की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले देखिए, एक बात की घोषणा करना बेहद जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जिस लेख पर आज हमारी ये चर्चा आधारित है, उसमें शामिल पक्षों को लेकर कई कड़े राजनीतिक और भू राजनीतिक दावे किए गए हैं। मतलब दोनों ही पक्षों को लेकर। हाँ, तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी देश, किसी गठबंधन या उनकी नीतियों का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हम सिर्फ मूल स्रोत यानी जो सुरेश सेठ का लेख है उसमें दी गई जानकारी और उनके विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लेखक ने दुनिया के इन मौजूदा हालात को आखिर किस नजरिए से देखा है। और इस नजरिए को समझने के लिए ना मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। मान लीजिए ये मौजूदा युद्ध एक बहुत बड़े तालाब में एक भारी पत्थर फेंकने जैसा है। अच्छा, तालाब वाली एनालॉजी। हाँ, मतलब छपाक की आवाज और पानी का उछाल तो मिडल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन उस पत्थर के गिरने से जो लहरें उठ रही हैं वे हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सीधे भारतीय रसोई घरों, मंडियों और खेतों से आके टकरा रही हैं। ये उदाहरण इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक बहुत अच्छा आधार देता है। बात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस तालाब में गिरा पत्थर आखिर कितना भारी है। मतलब जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत और उसकी तीव्रता असल में क्या है। बिल्कुल। और अगर हम स्रोत में दिए गए तथ्यों को देखें तो जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के नियमों को पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि पारंपरिक रूप से युद्ध सेनाओं के बीच होते थे, जहां सिर्फ सैन्य ठिकानों या हथियारों के डिपो को निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब तो हमले आवासीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले शहरों, अस्पतालों और सबसे चौंकाने वाली बात ईरान में लड़कियों के स्कूलों पर हो रहे हैं। और इसी वजह से लेखक ने इसे पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बताया है। उनके अनुसार ये मानवीय मूल्यों का पूरी तरह से खत्म होना है। अब यहाँ ना मेरे मन में एक सवाल उठता है, युद्ध में अवांछित नुकसान जिसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं वो तो हमेशा होता है। हाँ, वो तो युद्ध का एक कड़वा सच है। लड़कियों के स्कूलों जैसी जगहों को निशाना बनाना सिर्फ एक भड़की हुई मिसाइल का मामला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति या किसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है? क्या लेखक इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जब किसी देश की शिक्षा प्रणाली को और खास तौर पर लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाया जाता है ना, तो असल में उस समाज की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की जा रही होती है। ओहो। मतलब ये सिर्फ ईंट पत्थर गिराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य और उनके मनोबल को कुचलने का प्रयास है। इसी वजह से लेखक इसे मानवीय मूल्यों का पतन कह रहे हैं। तो जो जिनेवा कन्वेंशन जैसे नियम बने थे उनका क्या? वही तो बात है। दुनिया भर में युद्ध के कुछ बुनियादी नियम बनाए गए थे ताकि नागरिकों और अस्पतालों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब मिसाइलें जानबूझकर ऐसे नागरिक ठिकानों पर गिरने लगें तो मतलब पूरा ढांचा ही चरमरा गया है। हाँ, और लेखक की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि जब एक बार इस तरह के हमलों को युद्ध में जायज मान लिया जाता है तो ये मिसाल सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। वो पूरी दुनिया के लिए एक नया और खतरनाक मानक तय कर देती है। एकदम सही। तो अगर स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी इलाके पर कब्जा करने की लड़ाई नहीं रह गई है, ये समाज को अंदर से तोड़ने की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल लाजमी है कि जब युद्ध के सारे नियम इस तरह टूट रहे हैं तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मतलब ये युद्ध थम क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही उलझी हुई भू राजनीतिक बिसात का जिक्र करता है, जिसे हम जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड भी कह सकते हैं। हाँ, जहाँ एक तरफ अमेरिका के परमाणु हथियारों को लेकर डर की बात है तो दूसरी तरफ संसाधनों पर कब्जा करने की थ्योरी है। स्रोत इस संघर्ष की जड़ों में मौजूद इन जटिल दावों को सामने रखता है। देखिए, अमेरिका का मुख्य तर्क ये रहा है कि उसे ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये जो
यूरेनियम संवर्धन या यूरेनियम एनरिचमेंट है, ये असल में क्या होता है? अच्छा, इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, क्योंकि ये तकनीकी शब्द थोड़े भारी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जमीन से जो यूरेनियम निकाला जाता है वो सीधे तौर पे किसी काम का नहीं होता है। उसे रिफाइन या संवर्धित करना पड़ता है। मतलब जैसे कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं, कुछ वैसा ही। हाँ, लगभग वैसा ही। अब अगर यूरेनियम को थोड़ा सा संवर्धित किया जाए तो वो बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टर में काम आता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात शांतिपूर्ण लगती है। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया को बहुत उच्च स्तर तक ले जाया जाए तो वही यूरेनियम एक विनाशकारी परमाणु बम का मुख्य हिस्सा बन जाता है। ओह, तो अमेरिका का डर यही है कि ईरान इस संवर्धन को हथियारों के स्तर तक ले जा रहा है। हाँ, अमेरिका का पक्ष यही है कि बिजली बनाने की आड़ में कहीं बम तो नहीं बन रहा है। कि इतने लंबे समय से चौतरफा हमले और प्रतिबंध झेलने के बावजूद ईरान ने आज तक ऐसे किसी भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल का कोई ठोस सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया है। तो फिर ईरान का अपना क्या दावा है इस सब में? ईरान का कहना है कि वे केवल अपनी संप्रभुता बचाने के लिए लड़ रहे हैं और मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के खिलाफ आत्मरक्षा में कदम उठा रहे हैं। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प तुलना की जा सकती है। मैं सोच रही थी कि ये पड़ोसियों के बीच होने वाले उस विवाद जैसा है जहां एक पड़ोसी अपने घर के चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है। ऊंची दीवार, हाँ ठीक है। उसका तर्क है कि वो अपनी निजता और सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन दूसरा पड़ोसी आरोप लगा रहा है कि वो दीवार नहीं बल्कि एक स्नाइपर टावर बना रहा है ताकि पूरे मोहल्ले पर नजर रख सके। हाँ, ये एनालॉजी स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर देती है। दोनों अपनी अपनी जगह खुद को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन स्रोत में एक और इशारा किया गया है। संसाधनों वाला। बिल्कुल। लेखक मानते हैं कि असली लड़ाई शायद इस दीवार या टावर की है ही नहीं, लड़ाई तो उस जमीन के नीचे दबे खजाने की है। क्या ये संसाधनों पर नियंत्रण की साजिश है? एक तरफ टावर का डर है और दूसरी तरफ निजता की दलील, लेकिन लेखक ये तीसरा आर्थिक और ऐतिहासिक आयाम सामने लाते हैं। वो वेनेजुएला वाला उदाहरण। हाँ, स्रोत के अनुसार ये पूरी संभावना है कि अमेरिका ईरान में भी वेनेजुएला की तरह ही शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज चाहता है। क्योंकि वेनेजुएला में भी दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। बिल्कुल। और वहां भी राजनीतिक उथल-पुथल के पीछे संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ रही है। लेखक का तर्क है कि ईरान के मामले में भी अंतिम लक्ष्य वहां के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना हो सकता है, खास तौर पर तेल और गैस भंडारों पर। हाँ, इस नजरिए से देखा जाए तो परमाणु हथियार का मुद्दा सिर्फ एक आवरण हो सकता है। जबकि असली निशाना वो ऊर्जा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाती है। एकदम सटीक। और यहीं पर बात वापस उस पत्थर और तालाब वाली थ्योरी पर आ जाती है। मिडिल ईस्ट में सत्ता और संसाधनों की इस लड़ाई का भारत जैसे तटस्थ देश पर क्या असर पड़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक ऐसा देश जिसकी इस भू राजनीतिक बिसात में कोई हिस्सेदारी नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा प्रहार क्यों हो रहा है? इसका जवाब भारत के ऊर्जा आयात के आंकड़ों में छिपा है। देखिए, तथ्य यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल और गैस बाहर से आयात करता है। 85%? ये तो एक बहुत बड़ी निर्भरता है। बिल्कुल। जब ऊर्जा के लिए इतनी बड़ी मात्रा में बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़े तो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हलचल सीधा असर डालती है। और इस समय सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही है? सबसे बड़ी समस्या होर्मुज जलदमरू मध्य या जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, वहां है। ये दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। एक मिनट रुकिए, ये चोक पॉइंट किस तरह से काम करता है? क्या ये किसी तरह की रुकावट है? चोक पॉइंट का मतलब समुद्र का एक ऐसा संकरा या पतला रास्ता होता है जहां से बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज गुजरते हैं। अच्छा, तो क्योंकि रास्ता संकरा है, जहाजों की रफ्तार कम हो जाती है। हाँ, जैसे किसी हाईवे पर एक संकरा पुल या टोल प्लाजा हो जहां ट्रैफिक धीमा हो जाता है। समझ गए। युद्ध के समय में ऐसे संकरे रास्तों पर जहाजों को निशाना बनाना बहुत आसान होता है। इस संघर्ष के कारण वहां सप्लाई लाइन लगभग चोक हो गई है। जहाजों का सुरक्षित गुजरना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब है कि ऊर्जा का जो रास्ता हमारी 85% जरूरतों को पूरा करता है, उस पर ही खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि युद्ध की शुरुआत में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास था और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तेल की कीमतों में हर $10 की वृद्धि से महंगाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है।
हाँ, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। और फिर ट्रकों में भरकर आने वाली हर एक चीज, चाहे वो साबुन हो या सब्जी, सबकी कीमत बढ़ जाती है। हालांकि भारत सरकार ने इस मोर्चे पर एक रणनीति अपनाते हुए अमेरिका, रूस और अन्य विकल्पों से तेल खरीदकर फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ने से रोक लिया है। हाँ, ये तो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। तो सही, लेकिन लेख स्पष्ट करता है कि खतरा टला नहीं है। एलपीजी यानी रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। क्योंकि एलपीजी सीधे तौर पर वैश्विक सप्लाई चेन की लागत से जुड़ी होती है। हाँ, जब शिपिंग महंगी होती है तो रसोई गैस का आयात भी महंगा हो जाता है। और इसका सीधा असर जीवन यापन की लागत पर पड़ता है। घरों में खाना पकाना महंगा हो जाता है। बिल्कुल, और व्यावसायिक स्तर पर खाद्य उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है। मतलब अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें रोक भी ली हैं, फिर भी रसोई गैस महंगी होने से आम जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। हाँ, वो असर छुपता नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत में बताई गई है वो कृषि निर्यात को लेकर है। हाँ, वो किसानों वाला मुद्दा। जो बासमती चावल, ताजे फल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद भारत से पश्चिमी एशिया के देशों में निर्यात किए जाते हैं, वे बंदरगाहों पर फंस गए हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि युद्ध की वजह से ये सब बंदरगाहों पर क्यों सड़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में आखिर क्या टूट गया है? ये समझने के लिए हमें व्यापार के रास्ते को देखना होगा। लाल सागर या रेड सी का जो रास्ता था, जहां से जहाज गुजरते थे, वहां ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण अब जाना सुरक्षित नहीं रहा। तो क्या जहाज वहां से जा ही नहीं रहे? का महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। वो केप ऑफ गुड होप के रास्ते। हाँ, बिल्कुल। मतलब उन्हें एक बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता लेना पड़ रहा है। और इस लंबे रास्ते की वजह से माल ढुलाई यानी फ्रेट का खर्च 3 गुना तक बढ़ गया है। 3 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। और जो सफर 15 दिन का था, वो 30 से 40 दिन का हो गया है। लेकिन जो ताजे फल, सब्जियां या डेयरी उत्पाद है, वे तो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। वे इतने लंबे सफर के दौरान ही खराब होने लगेंगे। बिल्कुल। जब वे अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाएंगे, तो व्यापारी उन्हें भेजेंगे ही क्यों? इसीलिए माल बंदरगाहों पर रुका पड़ा है। और ये तो किसानों और व्यापारियों के लिए एक भयानक दोहरी मार है। हाँ, दो तरफा नुकसान। एक तरफ रसोई गैस और रोजमर्रा की चीजें महंगी होने से उन्हें अपना घर चलाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ उनकी फसल सड़ रही है। हाँ, जिस फसल को उगाने में उन्होंने अपना पसीना बहाया है, वो बिकने के बजाय बंदरगाहों पर खराब हो रही है। उनकी आमदनी का रास्ता बंद हो गया है। इसी पूरी स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये युद्ध अब सिर्फ बंदूकों का खेल नहीं रहा, ये एक आर्थिक शिकारी बन गया है। आर्थिक शिकारी? ये शब्द बहुत सटीक है। हाँ, ये शिकारी बिना सीमा पार किए, बिना किसी सैन्य हमले के तटस्थ देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अंदर से खोखला कर रहा है। मतलब ये विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता पर एक गहरा प्रहार है। एक ऐसा आर्थिक शिकारी जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका असर हर घर की थाली पर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इस शिकारी से बचने का रास्ता क्या है? अगर कोई युद्धरत देश हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था खुद को इस तरह के संकटों से कैसे बचा सकती है? लेख के अंत में बचाव के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता सुझाया गया है। सबसे पहला और मुख्य सुझाव है आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ना। आत्मनिर्भरता? रुपए की कीमत को लगातार गिरने से बचाने के लिए अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे में बदलाव की बात कही गई है। मतलब आयात से निर्यात की तरफ जाना? हाँ, सुझाव यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाहर से सामान मंगाने पर टिकी है, उसे बदलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना होगा जो दुनिया को अपना सामान बेचे। लेकिन एक वैश्विक संकट के बीच जब सप्लाई चेन पहले ही टूटी हुई है, तब अपनी अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को आयात से निर्यात की ओर मोड़ना आसान थोड़ी है। आसान तो बिल्कुल नहीं है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे किसी उड़ते हुए हवाई जहाज का इंजन हवा में ही बदलने की कोशिश करना। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। हाँ, उनका कहना है कि तटस्थ देशों को एक साथ मिलकर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए ताकि इस व्यर्थ के युद्ध को रोका जा सके। लेकिन यहाँ एक शंका पैदा होती है। कूटनीति तो तब काम करती है जब दोनों पक्ष बात सुनने को तैयार हो। सही पॉइंट है। जब युद्ध कर रहे दोनों पक्षों को ये लगने लगे कि उनके अस्तित्व पर ही संकट आ गया है, मतलब एक को लगता है कि अगर उसने हमला नहीं रोका तो उस पर परमाणु बम गिर जाएगा। हाँ। और दूसरे को लगता है कि अगर उसने हथियार डाले तो उसका वजूद मिटा दिया जाएगा और उसके संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे में दूर बैठे तटस्थ देशों का राजनयिक दबाव जमीनी स्तर पर कितना असरदार हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक शंका है।
जब देशों के अस्तित्व पर संकट आता है तो वे अक्सर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अनसुना कर देते हैं। वही तो। लेकिन कूटनीति का उद्देश्य हमेशा तुरंत युद्ध रोकना नहीं होता। इसका काम संवाद के छोटे छोटे रास्ते खुले रखना और एक ऐसा माहौल बनाना होता है जहां युद्ध की कीमत इतनी बढ़ जाए कि लड़ना मुश्किल हो जाए। अच्छा, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ, हालांकि जब तक कूटनीति और अर्थव्यवस्था में बदलाव जैसे दीर्घकालिक कदम अपना असर दिखाते हैं, तब तक लेखक ने घरेलू स्तर पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। वो चेतावनी क्या है? जन जागरूकता और अनुशासन की चेतावनी। इस तरह के वैश्विक संकटों के दौरान अक्सर देखा जाता है कि लोग घबराहट में ईंधन, गैस या राशन की जमाखोरी करने लगते हैं। पैनिक बाइंग? हाँ, इससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है और कीमतें और भी तेजी से भागने लगती हैं। तो मतलब हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेखक स्पष्ट करते हैं कि घरेलू स्तर पर जमाखोरी और कालाबाजारी से बचना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। समझ गई। अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो कूटनीति और बाजार का अनुशासन हमारी तत्काल ढाल हैं, जो हमें रोजमर्रा के झटकों से बचा सकते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एक ऐसा कवच है जो आने वाले दशकों में हमें ऐसे आर्थिक शिकारियों से सुरक्षित रखेगा। एकदम सही। तो एक तरफ तुरंत बचाव के लिए अनुशासन रूपी ढाल है और भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता का मजबूत कवच। अगर हम आज के इस पूरे सफर को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि सुरेश सेठ के लेख ने युद्ध की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश की है। बिल्कुल। हमारी चर्चा की शुरुआत ईरान के उन तबाह हुए स्कूलों से हुई थी, जहां ये देखा गया कि कैसे इंसानियत और युद्ध के पुराने नियम टूट रहे हैं। फिर हमने भू राजनीतिक बिसात को समझा, जहां संसाधनों की असली लड़ाई है। हाँ, और अंत में ये पूरी कहानी घूमकर भारत के बंदरगाहों पर खराब होते बासमती चावल और आम रसोई में महंगी होती गैस पर आकर खत्म हुई। ये जानना वाकई हैरान करता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से आर्थिक रूप से किस कदर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये फिर से स्पष्ट करना जरूरी है कि आज हमने जो भी तथ्य और विश्लेषण रखे हैं वे पूरी तरह से लेखक सुरेश सेठ के लेख पर आधारित हैं। हाँ, हमने सिर्फ उनका नजरिया पेश किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य इस वैश्विक संघर्ष के उन पहलुओं को सामने लाना था जो अक्सर युद्ध की रोजाना की खबरों के शोर में दब जाते हैं। और आज के इस विश्लेषण से जो एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल निकलता है वो हमारी भविष्य की दुनिया के बारे में है। वो कैसे? देखिए, लेखक ने रुपए को बचाने के लिए निर्यात बढ़ाने यानी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने की बात की। लेकिन अगर होर्मुज जल डमरूमध्य या लाल सागर जैसी महत्वपूर्ण सप्लाई चेन्स कुछ ड्रोन्स और मिसाइलों से इतनी आसानी से टूट सकती हैं, हाँ, जो कि टूट रही है, तो अगर हजारों मील दूर लड़ा जा रहा कोई युद्ध अचानक से किसी तटस्थ देश की अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है, तो क्या भविष्य वैश्विक व्यापार का है ही नहीं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऊर्जा और रोजमर्रा के भोजन की आपूर्ति रातों रात रोकी जा सकती है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पूरी तरह से बदलने वाली है? मतलब सिर्फ हथियारों से सुरक्षा नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या वह समय आ रहा है जब राष्ट्रीय सुरक्षा इस बात से तय नहीं होगी कि किसी देश के पास कितने हथियार हैं, बल्कि इस बात से तय होगी कि वो देश अपनी सीमाओं के भीतर ही अपनी जरूरत का कितना भोजन और ऊर्जा पैदा कर सकता है? ये तो पूरी तरह से स्थानीकरण की तरफ जाने का विचार है। हाँ, क्या दुनिया अब वैश्वीकरण के दौर से पीछे हटकर स्थानीकरण की तरफ मुड़ने वाली है? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए, क्योंकि शायद आने वाले समय में सुरक्षा का मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं